सी स्वेलिंग के साथ आती है कि उसका पेट, उसको लग रहा है पेट में बच्चा है पर वो गांठ होती है। पीरियड पेन के कारण एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, मतलब ऐसा भी होता है आज। अपने मंथ आप अपनी ब्रेस्ट को पल्पेट करके देख सकते हैं। कोई आपको बच्चों को, हमको, सबको क्या खाना है, बाहर का खाना खाना है, बाहर जाना है, आउटिंग्स करनी है। एक्चुअली कभी नहीं सुना होगा कि अपनी दादी मम्मी किसी को भी पीसीओएस हुआ हो। अचार नहीं खाना चाहिए और अचार छूना भी नहीं चाहिए, उससे नहीं खराब नहीं हो नहीं, जाता है। ऐसे ही देखो आप, आपके टच करने से कहीं से कोई बॉडी का हार्मोन चेंज नहीं हो रहा। अचार को छूने से, आप सब्जी छुए या रोटी छुए या अचार छुए, एक ही जैसा है। और अगर किसी के पानी बढ़ रहा है पेट के अंदर तो फिर आप उसका शुगर चेक करवाते हैं तो आप मदर और बेबी दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पेशेंट को ब्लीडिंग हुई रहेगी, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं कर रखी हैं गर्भवती महिलाओं के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वो आते ही नहीं हैं। ये एक मिथ है कि सबका खट्टा खाने का मन होता, हमारा तो कभी नहीं। मैम, आज के टाइम में पेनलेस डिलीवरी कितना पॉसिबल और कितना सेफ है? एवरी डे 30 to 40 डिलीवरीज होती हैं अमृतसर के अंदर। अगर आप भी एक वुमेन है और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए होने वाला है। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपनी हेल्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। बहुत सी गर्ल्स इसलिए परेशान रहती है उनके पीरियड पेन के कारण। बहुत सी वुमेन अपने प्रेगनेंसी के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहती है। बहुत सी लड़कों को पीसीओडी है, किसी को बेबी नहीं लग रहा है और बहुत सी ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं जिससे हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है और हम कई बार किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं। कोई लड़कियां अपने फ्रेंड से शेयर तक नहीं कर पाती है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम आज यही सब चीजें कवर करने वाले हैं। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो है गायनोलॉजिस्ट जिनका नाम है आशा देवरा जी। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दावत टॉक्स पर हम ऐसी ऐसी लोगों को बुलाते हैं जहाँ उनका कुछ एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में, जो कुछ करना चाहते हैं और जो कुछ है अभी रिसेंटली। हमने आपको बुलाया क्योंकि आप एक गायनोलॉजिस्ट है, तो इसलिए हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं आज। तो आप कैसे हो मैम फर्स्टली? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे दर्शकों को बहुत लाभ होने वाला है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बच्चियां जिनको कुछ चीज़ों की अधूरी जानकारी है उनको वो मिल पाएगी। जी मैम। लेट अस सी, वी होप कि वी विल डू बेस्ट फॉर आवर देखने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फील्ड में कैसा है, लाइक आपकी फैमिली का वो क्या था कि आपने जब उनको फर्स्ट टाइम बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा आपके लिए? एक्चुअली मैं अधिकांश दर्शकों की तरह बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा अध्यापक हैं और उन्होंने हमेशा मुझे शिक्षा की तरफ जाने के लिए, हम बहुत मोटिवेट हुए जी। क्योंकि हमेशा उन्होंने हमारी पढ़ाई पे ही ध्यान रखा और हम किसी अन्य क्षेत्र में हमने जाने का कभी सोचा ही नहीं, कोई बिजनेस लाइन या फिर कोई अदर फील्ड्स में। तो हम पढ़ते गए, अच्छे मार्क्स आते गए, मोटिवेट होते गए। जो कि वो शिक्षक हैं तो फिर उन्होंने हमें हमेशा ऐसे हाईएस्ट मार्क्स, और उस टाइम एक चलन होता था कि जो बायो के स्टूडेंट्स होते थे उनके अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स बायो लेते थे। तो ऐसे करके दीदी ने बायो लिया, फिर नेक्स्ट ईयर मैंने भी बायो लिया। फिर कभी कोई बीमारी हुई, किसी भी चिकित्सक के पास जाते थे तो वो बहुत संवेदनशील होते थे और उनको देख के मोटिवेशन मिलती थी कि ये पेशा बहुत अच्छा है मानवता के लिए। तो इस चिकित्सकों के व्यवहार से वो बहुत अच्छे से बात करते थे, लोगों के मन में एक इज्जत होती थी चिकित्सकों के लिए। उससे मोटिवेट होके और इस फील्ड के अंदर गए। फिर सारे एग्जाम्स वगैरह क्लियर होते गए और मोटिवेशन मिला। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील पेशा है जो कि मानवता के लिए है। तो इस तरह से मैं प्रभावित हुई और फिर मैं इस फील्ड में गई। फिर गायने की बात करें तो अपने भारत देश के अंदर महिलाओं के लिए एक होता है कि स्ट्रेंथ, एम्पावरमेंट, सब कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, वहाँ पे बच्चियों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स एक बार सोचते हैं। तो मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, मेरे पेरेंट्स ने बहुत हमें मोटिवेट किया इसके लिए। तो मैं फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा था जी, आपका। इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि हर महिला, हर लड़की
उसको मैं मोटिवेट कर सकूं कहीं ना कहीं किसी तरीके से, तो गायनिकोलॉजी एक बेस्ट ब्रांच थी। तो मैम आप जब गायनो के अंदर थी, जब आप कॉलेज में थे, उस वक्त आपको कौन सी प्रॉब्लम आई थी? लाइक आप जब डिमोटिवेट हुए होंगे कभी लाइफ में कि यार नहीं हो सकता, ऐसा कुछ फेस रहा आपकी लाइफ में? ऐसा एक्चुअली मैंने कोविड के दौरान गायनी ब्रांच चूज की थी। उस टाइम मेरा बच्चा मात्र 2 वर्ष का था, और चूंकि बहुत डिस्टेंट है ब्यावर, और मैंने जहाँ से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो वो एक डिफिकल्ट फेज था मेरी लाइफ का, माँ का बच्चे से दूर होना और साथ में वर्कलोड, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली और ऐसे डिस्कनेक्ट होते हैं, तो वो वाली चीज़ होती है। बाकी प्रोफेशनल बात करें तो कुछ प्लस माइनस तो होता रहता है, तो वो तो हो जाता है सेटल, ऐसे चिकित्सकों को आदत हो जाती है इन सब चीज़ों की। सो मैम हमने इस पॉडकास्ट को 4 स्टेप में डिवाइड करा है। फर्स्ट स्टेप पीरियड रिलेटेड, सेकंड प्रेगनेंसी, थर्ड आईवीएफ, और फोर्थ है बहुत सारे मिथ्स। तो हम जी फर्स्टली स्टार्ट करेंगे मिथ्स से। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा मिथ है जो बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा है ये? सबसे पहले तो अगर आप पीरियड्स की बात करें तो मैंने, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, एडोलसेंस वाले भी और एल्डरली फीमेल्स भी, तो उनका रहता है जैसे पीरियड्स को लेके कि पीरियड्स डिले कराने हैं, तो कोई कोई झाड़ू को कूद रहा है, कोई कुछ बना के पी रहा है, कोई इस तरह के कोई मिथ्स घरेलू होते नुस्खे हैं, भी बहुत घरेलू, से कर हाँ, लेते हैं। नुस्खे मतलब झाड़ू को लांगने से पीरियड्स डिले हो जाते हैं, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो मैंने सुनने में आई इस क्षेत्र के अंदर। जी। हाँ, इस तरह। और जैसे प्रेगनेंसी की बात करें तो कुछ महिलाएं कहती हैं कि केला नहीं खाना चाहिए मैम, बच्चा चिपक जाता है अंदर। बहुत सारी मिथ्स हैं इस तरीके की। पीरियड्स को लेके भी है कि आपको किचन में नहीं जाना है, किचन अपवित्र हो जाता है, पूजा और नहीं ये करनी, भी मंदिर होता नहीं है कि जाना। अचार नहीं खाना चाहिए हाँ, इस तरह की भी पीरियड है। में। हाँ, तो ये इस तरह की कोई चीजें नहीं है, आप खा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। हाँ। मैम पीरियड के अंदर जो हम पीरियड को आगे बढ़ाने की टेबलेट लेते हैं या पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर से आपको लगता है कि पीरियड पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारी बॉडी पर? नहीं नहीं, कोई भी पेन किलर, देखो जब शरीर में कोई पेन हो रहा है, कोई दर्द है, तो अपन एक एक दो टैबलेट ले लेते हैं, तो उससे कोई ज्यादा डैमेज नहीं होता है। बट और एक नॉर्मल पेन होना माहवारी के दौरान ये बहुत ही सामान्य चीज है, लेकिन किसी को बहुत ही ज्यादा पेन होता है, अपनी डे टू डे जो एक्टिविटी है वो बच्चे नहीं कर पाते या स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, तो फिर उनको इवैल्यूएशन की जरूरत होती है। ओके, तो मैम एक तो नॉर्मल पीरियड और अब नॉर्मल पीरियड में अंतर क्या है? मतलब लाइक एक लड़की कैसे पता करे कि उसको ज्यादा प्रॉब्लम है पीरियड्स के कारण? देखो, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। एक्चुअली हर महिला का शरीर अलग अलग होता है, हर महिला की माहवारी का अलग अलग समय अवधि होती है, अलग अलग उसके चलने का टाइम होता है। किसी की 30 डेज में पीरियड्स आते हैं, किसी की 40 डेज में आ रहे हैं, किसी की साइकिल 2 डेज रहती है, किसी की 7 डेज रहती है। तो अगर एक महिला जिसकी 2 डेज रहती है हमेशा, और फिर सडनली किसी दिन 7, 8, 10 डेज आ रही है, तो उस महिला के लिए वो एक अबनॉर्मल साइकिल हो गई। लेकिन जिस महिला के लिए बाकी महिलाओं के लिए 2 डेज की, जिनकी 4, 5 डेज की आती है, सडनली 1 डे 2 डेज की होती है, उनके लिए अबनॉर्मल। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और फ्लो का है कि अगर किसी के नॉर्मल फ्लो है, सडनली एकदम बहुत हैवी हो गया या बहुत ही कम हो गया, तो फिर अपन उनको इवेलुएट करते हैं। और जो यंगर लड़कियां होती हैं, जैसे बहुत छोटी, जिनके जस्ट पीरियड स्टार्ट हुए हैं, उनके 2 साल तक इमेच्योर रहती है, अपने सेंटर से कनेक्ट रहती है, ओवरी यूट्रस सब एक एक्सिस बोलते हैं हम इसको, HPO ये एक्सिस होती है, वो 2 इयर्स ले लेती है कई बार मैच्योरिटी में। तो उन बच्चियों की साइकिल्स रेगुलेट होने में कई बार 2 इयर्स तक लग जाते हैं, तो उनको हाँ इतना मतलब सोचना नहीं है उनको कुल मिला के, है ना।
मैम स्कूल और कॉलेज की गर्ल्स में अधिकतर ये देखा जाता है कि पीरियड डिले बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये एक नॉर्मल बेसिक दिक्कत है या मतलब बहुत ज्यादा उससे आगे होने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उन सब चीजों का? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया रिसेंट सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि आजकल पीसीओएस एक पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पहले इसको डिजीज कहते थे, कहीं कहीं टर्मिनोलॉजी डिजीज यूज होती थी, बट बेसिकली ये नाम पीसीओएस है, सिंड्रोम है ये, एक ना कि कोई एक सिंगल डिजीज है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये आजकल हर मतलब ग्लोबली बात करें तो एवरी थर्ड या फोर्थ वुमन या अपन गर्ल चाइल्ड कहें उनको ये है पीसीओएस। इसकी वजह से बच्चियों को, महिलाओं को इरेगुलर साइकिल्स होती हैं, किसी को बहुत सारी हेयर ग्रोथ होती है, किसी को चिन पे हो रही है, लिप अपर लिप पे हो जाती है, बालों का अचानक से गिरना शुरू हो जाता है, वेट गेन और फुंसियां वगैरह, ये सब चीजें क्योंकि हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाता है। तो ये सबके अंदर हो सकती है, बहुत ही कॉमन है। बट आप कहें कि इसका ट्रीटमेंट, तो एक इसका कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। और आज के सिनेरियो को देखते हुए हर बच्चा इतना स्ट्रेस में, बेसिकली प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जब बच्चियों पे बहुत स्ट्रेस हो। 8th का बोर्ड है, आपके पीरियड चल रहे हैं, 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, या फिर आपको कोई प्रोफेशन चूज करना है, या कोई रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, या कोई फैमिली का दूसरा स्ट्रेस है। तो एक स्ट्रेस अपने आप में पूरे हार्मोन्स को चेंज कर देता है बॉडी के अंदर, और चूंकि ये एक हार्मोन रेगुलेशन साइकिल है तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं। मैम पीसीओडी और पीसीओएस इन दोनों में कोई अंतर है? नहीं, पहले एक्चुअली काफी पहले पीसीओडी यूज होता था, लेकिन रिसेंटली इस टर्म को हटा ही दिया है, पीसीओएस ही यूज होता है। ये एक सिंड्रोम है, मैंने अभी जस्ट बताया कि जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मेटाबॉलिक, जैसे आपका इंसुलिन हार्मोन होता है जिससे कि अपनी बॉडी रेगुलेट होती है, तो वो सब चीजें इसके अंदर हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से लेके हेयर जैसे एक एंड्रोजन हार्मोन होता है, अगर वो बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाता है तो उससे एक्सेसिव फेशियल हेयर्स, एक्ने वगैरह ये सब चीजें होती हैं। पीरियड्स इरेगुलरिटी होती हैं, अपनी जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाती हैं। तो ऐसे पीसीओएस ही यूज किया जाता है आजकल। मैम अधिकतर देखा गया है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनके फेस पर पिंपल बहुत ज्यादा होते हैं, या हार्मोन की वजह से होते हैं या उसका कुछ और कारण है? देखो, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जब ग्रोथ होती है, जब अडोलसेंस में जाते हैं बच्चे, तो हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं। तो उनके अपन को यही सोचना है कि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, प्यूबर्ट आ रहा है, इस वजह से हो रहा है। अगर बाकी सब चीजें नॉर्मल हैं तो अपन को इवेलुएट नहीं करना, बट अदर चीजें भी हो रही है, बच्चे को एक एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो फीमेल को तो दे शुड कंसल्ट विद गायनिक पीपल, और अदरवाइज आप डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं कभी जाके। मैम पीरियड के अंदर बैक पेन होना, स्टोमच पेन होना या थाइस का पेन होना, ये सब कुछ नॉर्मल है या मतलब बहुत ज्यादा किसी दिक्कत की बात हो सकती है एक गर्ल्स के लिए? देखिए निशा, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स एक महिला के लिए बहुत ही अच्छी चीज, शुद्ध अच्छी चीज मानी जाती है। अगर ओव्यूलेशन होता है किसी का, मतलब मंथली अगर एग्स रिलीज हो रहे हैं, तो नॉर्मल सा पीरियड्स के साथ पेन होना बहुत ही सामान्य चीज है। उसके लिए आप हॉट बैग्स वगैरह यूज कर सकते हो, सिंपल पेन किलर्स ले सकते हो। अब पीरियड्स तो 3-4 डेज के लिए होते हैं, उसमें 1-2 दिन अगर थोड़ा बहुत पेन होता है तो ले सकते हैं, कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अगर कोई बच्ची अपनी स्टडी नहीं कर पा रही, अपना एग्जाम नहीं दे पा रही, तो ले सकते हैं। और ये थोड़ा बहुत पेन होना नॉर्मल है। अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है तो फिर अपन इवेलुएट करते हैं, कुछ एंडोमेट्रियोसिस और इस तरह की चीजें होती हैं, आजकल कॉमन है ये सब डिजीजेस। और मैम गर्म पानी के सेक से क्या पीरियड पेन कम होता है? बिल्कुल बिल्कुल निशा, 100% होता है, काफी रिलीव होता है। नॉर्मल साइकिल्स में बहुत अच्छा रहता है। हॉट बैग्स वगैरह अपनी मम्मी यही सब सजेस्ट करते हैं जब अपन छोटे होते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। मैम हाल ही में एक न्यूज आई थी कि पीरियड पेन के कारण एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, मतलब ऐसा भी होता है आज? मतलब इतना परेशान क्यों है? क्या वो लोग डॉक्टर के पास नहीं गए थे या कुछ रीजन है देखिए निशा, मैं ये कहना चाहूंगी, शायद उस बच्ची को इतना मोटिवेशन नहीं मिला, या फिर उसको सिंपैथी नहीं मिली, उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। हो सकता है वो अपनी मदर फादर के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हो सकता है उसकी कोई सिस्टर्स नहीं हो,
जो उसका इतना कंसोल कर सके, हम्म। काउंसलिंग कर सके। इतना पेन तो नहीं होता है निशा, इट मस्ट बी समथिंग एल्स। बट मैम कई बार ऐसा होता है लाइक एज ए गर्ल हम्म वॉमिट होती है या कुछ हम्म मतलब बिल्कुल होश नहीं होता, ऐसा हम्म वाला पैन होता है, तो फिर हम्म उस वक्त क्या कर सकते हैं उस कंडीशन के अंदर? अगर किसी को ऐसा होता है तो दे रियली नीड टू बी इवेलुएटेड। अगर वोमिटिंग होती है पेन के साथ तो ये हम्म। बहुत ही एक्सट्रीम पेन होता है, तभी होता है। जी। और अगर 1 दिन 2 दिन है, पीरियड्स के दौरान है, तब तो ठीक है। अगर किसी को पीरियड्स आने के 3-4 डेज पहले से ही स्टार्ट हो हम्म। जाता है तो एक एंडोमेट्रियोसिस करके एक डिजीज होती है, ओके। तो अपन को वो रूल आउट करनी होती है। आजकल काफी कॉमन है, जी। पीसीओडी है जैसे पीसीओडी पीसीओएस के आज, जैसे हाँ। एंडोमेट्रियोसिस ही बहुत कॉमन है। मैम पीरियड के दौरान कई सारी गर्ल्स को मूड स्विंग होता है जो बहुत कॉमन परेशानी है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? देखिए निशा, मैं बताना चाहती हूँ, एक महिला की, एक लड़की की जब वो यंग होती है तब से उसकी लाइफ हॉर्मोन्स पे ही चलती है। हम्म। कभी ये हार्मोन बढ़ रहा है, कभी वो बढ़ रहा है, कभी वो बढ़ रहा है, कभी ये बढ़ रहा है। ये लाइफ का ये वाला फेज है, अब ये वाला है, अब ये वाला है। तो कभी कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, कभी कौन सा, तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेस आएंगे, मूड स्विंग्स होना ये नॉर्मल है। बट अगर कोई नहीं संभाल पा रहा है तो उसके लिए अपन जैसे स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज हो गई, योगा हो गई, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सब अपन कर सकते हैं। म्यूजिक थेरापी हो गई, किसी को डांस करना पसंद है, डांस थेरापी हो गई, ये सब अपन को करना पड़ेगा। मैम एक लड़की कैसे पहचाने कि उसे पीसीओडी है, लाइक उसके सिम्टम्स क्या क्या है पीसीओडी के? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पीरियड्स इरेगुलर है कि नहीं हम्म। है। अगर उसके पीरियड्स इरेगुलर है, उसको पता ही नहीं चल पाता कि उसकी नेक्स्ट साइकिल कब होने वाली है। जी। एक तो होता है कि किसी की साइकिल 35 डेज में आती ही है, तो लाइक उसको वो पता है कि अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, कि आने उसको वाला, पता है कि ओके। 35 में आ रही है। किसी की 20 में आती है तो उसको पता है कि 20 में आ रही है। हम्म। पर किसी की एक बार 2 मंथ्स में आ रही है, एक बार 4 मंथ्स में आ रही है, इरेगुलर है, प्लस सडनली वेट गेन हो रहा है, या फिर उसके अचानक से फेशियल हेयर ग्रोथ, जैसे मैंने बताया, जो हम्म। लाइन पे बिलो चिन और अपर लिप्स बहुत जैसे कोर्स वाले हेयर्स, नॉर्मल फाइन हेयर्स तो ठीक है, कोर्स हेयर्स होते हैं ना, जैसे मेल के जैसे मेल्स के यहाँ पे बाल्डनेस होती है, जी। वैसी चीजें होने लग जाए, कि जैसे फीमेल के भी बाल गिर जाएं और फेस पे आने लग जाए मूंछ दाढ़ी टाइप के, तो वो वाली चीजें होने लग जाती हैं, एक्ने होने लग जाते हैं, तो उसको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, अपने आप को इवेलुएट कराना चाहिए। मैम क्या जंक फूड खाने से या हाई शुगरी ड्रिंक करने से हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, बहुत ज्यादा उस पर असर वाह पड़ता है? निशा, क्या ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली कभी नहीं सुना होगा कि अपनी दादी मम्मी किसी को भी पीसीओएस हुआ हो, या किसी को इस तरह की पहले के दिक्कतें आ लोग रही हो। जानते ही नहीं थे क्या हाँ, होता है। क्योंकि ना तो उनके पास देखो ऑनलाइन डिलीवरी वाला सिस्टम था, फूड हम्म। डिलीवरी एप्स नहीं थे, ना पिज्जा बर्गर कुछ नहीं चलता था, जी। ना ही कोल्ड ड्रिंक्स चलती थी। घर पे पूरा दिन वो एक्टिव रहते थे, अच्छे से काम करते थे, अच्छा शुद्ध घर का बना हुआ खाना खाते थे, एक्टिव रहती थी थ्रू आउट द डे। हम्म। फिर वो हेल्दी खाना खाना, ये सब था। आज की लाइफस्टाइल क्या है, बच्चों को, हमको, सबको क्या खाना है, जी। बाहर का खाना खाना है, बाहर जाना है, आउटिंग्स करनी है, और जो घर का बना हुआ है वो अवॉइड करते हैं, तो फिर दिक्कतें आती हैं। और उससे एक इंसुलिन हार्मोन होता है, शुगरी फूड से वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो प्रभावित होती है, उस वजह से पीसीओएस हो सकता है। मैम पीरियड के अंदर खट्टा खाना या जैसे अचार ये सब खाना अच्छी बात है या मतलब उसका कोई गलत इफेक्ट पड़ता है अपनी बॉडी नहीं पर नहीं, ऐसा पीरियड के कोई टाइम? नहीं है, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं पीरियड्स के दौरान। हाँ, लाइक अगर मतलब होता है ना अचार नहीं खाना चाहिए और अचार छूना भी नहीं चाहिए, उससे नहीं खराब हो नहीं नहीं, जाता है, ऐसे ऐसा ही कुछ? देखो, आप आपके टच करने से कहीं से कोई बॉडी का हार्मोन चेंज नहीं हो रहा। अचार को छूने से, आप सब्जी छुए या रोटी छुए या अचार छुए, एक ही जैसा है। बिल्कुल नहीं सोचना, अगर किसी को भी ऐसा लगता है आप आराम से अचार छू सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, ऑयली होता है, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अचार तो फिर भी कभी कभी टेस्ट करते हैं तो ले सकते हैं। ओके मैम, अब हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, आईवीएफ के बारे में बात करते हैं। तो जी, फर्स्टली आईवीएफ होता क्या है? आईवीएफ बेसिकली जो महिला, जो कपल बेबी के लिए प्लान कर रहे होते हैं, नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते, उसमें बेसिकली अगर मेल फैक्टर में कुछ परेशानी है
तो पहले अपन वो इवेलुएट करते हैं कि कहाँ परेशानी है मेल फैक्टर में, फीमेल में कहाँ परेशानी है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा या ट्यूबल ब्लॉक है। अगर जैसे किसी के ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो फिर ऑब्वियसली उनके, अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन बोलते हैं हम मेडिसिन से, तो वो भी नहीं कर पाती क्योंकि ट्यूब ही ब्लॉक है, तो वो भी काम नहीं करेगा। तो आपको उस फीमेल के लिए बेसिकली आईवीएफ यूज करना पड़ेगा। अगर किसी के यूट्रस नहीं है, इस तरह की चीज है, तो आपको सरोगेसी और इस तरह की चीजें यूज, दूसरी आपको महिला चाहिए, कोई फैमिली मेंबर चाहिए। ऐसे ही मेल का है कि मेल के अंदर अगर स्पर्म्स नहीं है तो आपको मेल डोनर चाहिए, स्पर्म डोनर चाहिए। तो इस तरह के जो कपल्स होते हैं जो इस चीज से प्रभावित हैं, उनके लिए आईवीएफ एक बहुत ही बून है, बहुत ही आशीर्वाद है अपन सबके ऊपर। ऐसे कपल्स को संतान चाहिए तो आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेने के लिए अप्रोक्स खर्चा कितना आता है वैसे? देखिए निशा, सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, पर गवर्नमेंट सेटअप्स में अभी तक अपने इधर है नहीं इंडिया के अंदर। और कुछ जो एसोसिएटेड आईवीएफ सेंटर्स हैं उनका 80,000 to 1 लाख पर साइकिल का बजट बताते हैं, बट अपन मैक्स जाएं तो 1.5 to 2 लाख पर साइकिल हो जाता है। आईवीएफ भी नॉर्मल डिलीवरी के जैसा पेनफुल होता है या बिल्कुल सेफली होता है आईवीएफ का ट्रीटमेंट? देखिए, आईवीएफ अलग चीज है, डिलीवरी अलग चीज है। आईवीएफ है कि आपको कंसीव कराना है पहले पेशेंट को। अगर पेशेंट को कंसीव हो गया, उसके बाद उसका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, वो दोनों ही हो सकते हैं। नॉर्मल डिलीवर भी हो सकती है वो पेशेंट, वो आपकी जो मदर है वो नॉर्मल भी डिलीवर कर सकती है, वो सिजेरियन से भी डिलीवरी हो सकती है। वो उस पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देखा जाएगा कि उसके कोई हाई रिस्क तो नहीं है, वो क्या चाहते हैं उस पे। मैम, हर साल इंडिया के अंदर लगभग 1,90,000 ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आ रहे हैं, तो इस पर आप लोगों को क्या जागरूकता देना चाहेंगे तो ये सब होने से पहले हम समझ जाए? देखो, हाँ, एक्चुअली इस एरा के अंदर ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी डायग्नोज हो रहा है। तो इसके लिए अपन ऐसे कर सकते हैं कि हर बच्ची को, जैसे हम मोटिवेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो उसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। आप अपने हाथ से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं नहाते टाइम, मतलब वंस इन ए मंथ आप अपनी ब्रेस्ट को पल्पेट करके देख सकते हैं। कोई आपको नोड्यूल्स, कोई स्वेलिंग फील हो रही है, या फिर किसी तरह का, अपन मैरिड हैं, आपके निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ इरेगुलरिटी दिखाई दे रही है आपको ब्रेस्ट के अंदर, तो आप टाइमली अपने डॉक्टर को चेकअप करा सकते हैं, सोनोग्राफी करा सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आपको डाउट हो आपको कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर को। और अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो आपको बिना डायग्नोज कराए, बिना देखे ही आपको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए गायनिक डॉक्टर से। मैम, आपके हिसाब से इंडिया के अंदर वुमेन हेल्थ को लेकर कितनी अवेयरनेस है लोगों के अंदर? देखिए, इसमें मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि जो बच्चियां एजुकेटेड है वो ज़्यादा, उनको नॉलेज है वुमेन हेल्थ के बारे में, वो ज़्यादा अवेयर है अपने इश्यूज को लेके, उनको कुछ भी दिक्कत होती है दे कंसल्ट। पर जिनको पता ही नहीं है कि कंसल्ट करना होता है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे एक पेशेंट डायरेक्ट लेबर पेन में ही सीधा डॉक्टर के पास आती है, बिना इन्वेस्टिगेशंस के, बिना यूएसजी के, और फिर पता चलता है कंजेनाइटल डिफेक्टेड बेबी है। या फिर कोई बहुत बड़े इतने स्वेलिंग के साथ आती है कि उसका पेट, उसको लग रहा है पेट में बच्चा है पर वो गांठ होती है। हाँ, तो वो बहुत ही जैसे मिथ है कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं कर रहे, पेट बड़ा होना मतलब बच्चा होना। तो एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हर फैमिली बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दे, उससे काफी अपने आप हेल्प मिल जाती है। मैम, आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस जहाँ पर आपको लगा कि इन लोगों को बहुत ज्यादा नीड है अवेयरनेस की? होता रहता है, अक्सर होता रहता है बहुत। कोई ऐसा कोई यादगार पल के यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा कोई पेशेंट आया हो आपके पास में? होता है। फ्यू मंथ्स बैक एक लेडी आई थी, और आई थिंक वो बिलाड़ा के रहने वाले थे। वो चेन्नई में जो डेली लेबरर है लेडी, तो उनका पेट बढ़ रहा था डे बाय डे। उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया ऐसे पेट बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ कौन है, चेक करा लेंगे, सोनोग्राफी करा लेंगे। तो वो सोनोग्राफी कराने गए कि कितने महीने का बच्चा है,
तो उनको एक गांठ डायग्नोज होती है, बहुत बड़ी ह्यूज, यहाँ तक का जैसे 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है वैसे। तो फिर किसी ने उनको बताया कि आप मैडम के पास जाइए, मैडम आपकी हेल्प करेंगी। फिर वो मेरे पास आए, फिर मैंने उनका ओवेरियन सिस्ट था बहुत बड़ा, वो फिर हमने अपने यहीं अस्पताल के अंदर रिमूव किया और उसको निजात दिलाई। तो लगता है कि हाँ, हेल्थ के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम अभी हाल ही में फॉरेन कंट्री के अंदर एक ऐसी गर्ल थी जिसके नॉर्मली पीरियड आ रहे थे, बस उसके बाद में भी वो लड़की प्रेग्नेंट थी, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। होता क्या है कि कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं कि जैसे आपके जब इम्प्लांट होता है बच्चेदानी के अंदर, जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस दिन स्पॉटिंग हो सकती है, या फिर हम थ्रेटन्ड अबॉर्शन बोलते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पेशेंट को ब्लीडिंग हुई लेकिन आपने स्कैन कराया तो बच्चा एकदम स्वस्थ है। उसके बाद भी अगले महीनों के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि कई बार जो आंवल बोलते हैं प्लेसेंटा, वो अगर लो लाइंग होती है, इस तरह की कोई भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज पेशेंट ने की, कॉन्स्टिपेशन है, अगर उसने फोर्स लगा दिया, उसकी वजह से उसको स्पॉटिंग हो गई तो उसको लगेगा मेरे पीरियड्स आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो उनको लगता है कि हाँ मेरे पीरियड्स आ रहे हैं, हाँ मेरे पीरियड्स आ रहे हैं, वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती नहीं है, वो बच्चा बढ़ता रहता है। सो उनको लास्ट में कब पता पड़ता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? देखो ये एजुकेशन, हाँ ओके, ये जब एजुकेशन उसको इम्पोर्टेंट है। कुछ किसी किसी को तो वो चेक कर लेती हैं, अगर उनको अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी पे डाउट है, अगर कोई अनमैरिड है और उसको पता है कि मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। अगर किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है कि मेरे तो पीरियड्स आ रहे हैं, पेट बड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर बच्चा घूमने लग जाता है, पेट में क्या घूम रहा है, फिर वो सोनोग्राफी कराते हैं, तब उनका डायग्नोज होता है। लाइक मतलब एजुकेशन फिर भी जरूरी है। बहुत जरूरी निशा, एजुकेशन इज प्राइम। मैम क्या प्रेगनेंसी में हर मंथ डॉक्टर को दिखाना इम्पोर्टेंट है? अगर आपकी नॉर्मल सब कुछ चल रहा है रूटीन, तब भी जरूरी है डॉक्टर हाँ के पास? एक्चुअली निशा बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसी चीज है जिसके अंदर मदर के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। मदर के ब्लड सर्कुलेशन से लेके उसके पूरा फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, बॉडी के ऊपर से लेके नीचे तक। उसके अंदर अगर पेशेंट का बीपी, मदर का बीपी बढ़ने लग जाता है तो उनको आगे तान वगैरह आने की शिकायत रहती है। मदर का अगर शुगर बढ़ रहा है प्रेगनेंसी की वजह से तो बच्चा पेट में एक्सपायर हो सकता है। और अगर किसी के पानी बढ़ रहा है पेट के अंदर तो फिर आप उसका शुगर चेक करवाते हैं तो आप मदर और बेबी दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर किसी का खून कम हो रहा है, एनीमिया जिसको बोलते हैं, खून की कमी, ये बहुत ही मतलब प्रीवलेंट है अपने इंडिया के अंदर। हर महिला, मतलब गांव में देखेंगे तो हर दूसरी तीसरी महिला आपको एनीमिक मिल जाएगी, क्योंकि वो क्या हेल्थ फैसिलिटी पे जाते तक ही नहीं है। आप जाएंगे तो आपको आयरन की टैबलेट्स मिलेगी। गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं कर रखी हैं गर्भवती महिलाओं के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वो आते ही नहीं है। जाके घर पे आयरन की गोलियां भी बांटी जाती हैं अभी। मैम टॉप 3 इमोशनल चैलेंज जिसके लिए हर प्रेग्नेंट लेडी को तैयार रहना चाहिए, उसके लाइक बिहेवियर में कैसे चेंजेस होते हैं, वो अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट करती है, ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और सिम्टम्स पे वेरी करता है। हर महिला की प्रेगनेंसी हर अलग होती है। एक महिला की 2 प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है। एक प्रेगनेंसी में उसको बहुत सिम्टम्स आते हैं, जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में उसको वॉमिटिंग वगैरह बहुत एक्सेसिव हो रही है, कई बार किसी पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है। आपको टैबलेट से भी इम्प्रूव नहीं होता, इंजेक्टेबल्स पे भी नहीं इम्प्रूव होता तो उनको एडमिट करना पड़ता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मूड स्विंग्स भी पर्सन टू पर्सन। फैमिली कैसी है, हर महिला की फैमिली अलग तरीके की होती है। कितना सपोर्ट है हस्बैंड का, इन लॉज का, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, किसके साथ आप बांट सकते हैं अपने सुख दुख, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का मन इतना क्यों होता है, कोई रीजन इसका? नहीं, सबका नहीं होता है खट्टा खाने का मन, ऐसा बोला जाता है। ये एक मिथ है कि सबका खट्टा खाने का मन नहीं होता, हमारा तो कभी नहीं हुआ। मैम आज के टाइम में पेनलेस डिलीवरी कितना पॉसिबल और कितना सेफ है? देखिए पेनलेस डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल है ऐसे सेटअप्स पे जहाँ बेहोशी के डॉक्टर होते हैं। एक एपिड्यूरल एनेस्थेसिया होता है, वो लगाते हैं। उससे जब प्रसव होता है, उसकी जो एडवांस वाली स्टेज होती है उसमें जो महिला को बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो वाली तकलीफें उसको महसूस नहीं करनी पड़ती हैं।
और सेफ है, काफी हद तक सेफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैम अभी ये जो सुविधा है ब्यावर में है या नहीं है? ये ब्यावर में सुविधा एक्चुअली है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक ही एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हैं जिसके ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लोड है, तो वो करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एवरी डे 30 to 40 डिलीवरीज होती हैं जी। अमृत कौर के अंदर। तो हमारी चिकित्सकों की टीम, हमारे नर्सिंग कर्मियां सब तत्पर लगे रहते हैं, बट स्टिल कमी है। जब तक एनेस्थेटिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में नहीं आते तो पॉसिबल इतना नहीं हो पाता, क्योंकि क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए होती है। डिलीवरी के वक्त जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है तो बहुत लोग कहते हैं उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत हर कभी पेन करने लगती हूँ। देखिए एक्चुअली सबके साथ ऐसा नहीं होता है, किसी किसी पेशेंट को हो सकता है कि उस पर्टिकुलर स्पेस पे कभी पेन होता हो विंटर के दौरान, या फिर उसके उस पर्टिकुलर उसका सीटिंग पोस्चर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे दिया जाता है कि एकदम पीछे स्पाइन के अंदर, तो किसी और भी वजह से हो रहा होता है तो वो आपको कोरिलेट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जिनके सिर्फ अनेस्थेशिया का पीछे इंजेक्शन लगाया उन्हीं की कमर दर्द हो रही है, सारी दुनिया की हो रही है कमर दर्द। अब तो हो ही रही है जो सबके। अपनी दादियां हैं उनके भी हो रही है कमर दर्द, उनके सबके नेचुरल बर्थ है। तो ये तो एक मिथ ही है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूंगी कि उसकी वजह से होता है। मैम सी सेक्शन डिलीवरी जो होती है वो कितनी सेफ है आज के टाइम में? देखो आज के युग में सब कुछ एडवांस्ड, सब कुछ अवेलेबल है, बहुत ही सेफ है सिजेरियन डिलीवरी, बहुत ही कॉमन प्रोसीजर होता है गायनिकोलॉजिस्ट के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिजेरियन को अनसेफ बोलेंगे, लेकिन नेचुरल इज ऑलवेज बेटर। ओके, बट है ना सी सेक्शन वाली बेटर है या नॉर्मल डिलीवरी बेटर? देखो नॉर्मल, नाम ही नॉर्मल है तो नॉर्मल इज ऑलवेज बेटर, लेकिन कुछ होते हैं कि जैसे बहुत प्रेसिस प्रेगनेंसी है, आजकल लोगों को नहीं पसंद है पेन सहन करना, एपिड्यूरल भी नहीं लगवाना है, वो चट्टमंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम, तो उनको चाहिए है तो फिर वो इलेक्टिवली सिजेरियन भी प्लान करवाते हैं, और काफी सेफ है, उसमें जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। मैम प्रेग्नेंट वुमेन को कितना पानी पीना चाहिए और उसकी कुछ डाइट जो उसको करनी चाहिए प्रेगनेंसी के बाद? देखो प्रेगनेंसी गर्भावस्था जो होती है फर्स्ट 3 मंथ में अलग होती है, सेकंड 3 मंथ्स में अलग होती है, लास्ट के 3 मंथ्स में। फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे को कोई अलग से डाइट की नीड नहीं होती है, तो आपको अपना रूटीन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। आपको जो अच्छा लगे आप खा सकते हैं। वॉमिटिंग वगैरह हो तो आप ड्राई चीजें ले सकते हैं, टोस्ट वगैरह, बिस्किट, ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। फिर आपको ऑब्वियसली जो न्यूट्रिशियस फूड्स हैं वो लेने हैं, आपको सैलेड्स लेनी हैं, फ्रूट्स लेने हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होते हैं, सेकंड तिमाही बोलते हैं जो प्रेगनेंसी की, जो गर्भावस्था की होती है, उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, आप दूध लें, है ना, अच्छा आहार लेना है आपको। और थर्ड के अंदर थोड़ी डाइट इंक्रीज करनी होती है आपको, क्योंकि उस टाइम बेबी का मेन वेट गेन होता है, तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा डाइट इंक्रीज कर देनी चाहिए। और पानी तो हर किसी को अच्छे से ही पीना चाहिए, ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि गर्भवती महिला को इतना पीना चाहिए और नॉर्मल महिला को इतना पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पपीता और पाइनएप्पल जो चीजें होती है वो नहीं खानी चाहिए, ऐसा लोग अक्सर कहते हैं। हाँ एक्चुअली जो पपाया के जो सीड्स होते हैं वो अबॉर्टिफिशिएंट, जो गर्भपात के लिए प्राचीन काल में यूज किए जाते थे, इसलिए जो पपाया के सीड्स होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, तो इसलिए फिर एक ही फ्रूट है, बाकी सब तो खाने हैं। पाइनएप्पल को भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, तो एज एन अबॉर्टिफिशिएंट यूज किए जाते थे, तो इसलिए अवॉइड किया जाता है। जैसे मैम प्रेगनेंसी के टाइम में कोई भी पेन किलर नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कोई रीजन? लाइक सर दर्द होता है तो हमेशा हमको डॉक्टर से कंसल्टेंट करनी पड़ती है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप पेन किलर्स ले सकते हैं, आप प्लेन पैरासीटामोल सेफ होती है प्रेगनेंसी के अंदर। अगर हेडेक वगैरह है तो आप अपना बीपी वगैरह, शुगर मॉनिटरिंग करा के, अगर सब कुछ सेट है, हो सकता है आपको माइग्रेन हो तो आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम में हम सिर्फ आराम करना चाहिए, हल्का फुल्का काम भी कर सकते हैं? बिल्कुल काम करना चाहिए, इसीलिए आजकल सिजेरियन सेक्शन की रेट्स इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले सभी महिलाएं पूरा घर का कार्य करती थी, लेकिन किसी की अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, पहले अबॉर्शंस हो रखे हैं, बहुत रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हैं, प्रीटर्म बर्थ्स होते हैं, जैसे कम महीनों में बच्चा गिर जाना, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है,
उनको गायनिकोलॉजिस्ट, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो हम्म। आपको अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत जब नहीं है। मैम 8 या 9th मंथ चलता है उस वक्त नाल चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, वो बेनिफिट अच्छा होता है उसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बेनिफिशियल है, अगर पर्सन टू पर्सन है निशा, एक्चुअली कोई कंफर्टेबल है सीढ़ी हम्म। स्टेयर्स चढ़ने में तो इट्स ओके, कोई नहीं है कंफर्टेबल तो उसको अननेसेसरी नहीं चढ़ना चाहिए। अगर किसी की हाई रिस्क है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, हम्म। इस तरह की चीजें हैं तो उनको अवॉइड करनी चाहिए। मैम साइंटिफिकली प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट एज क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए? देखो, आई विल से अर्ली ट्वेंटीज है ना। 20? हाँ, 20, अर्ली ट्वेंटीज, लाइक 20 से लेके और 26 27, दिस इज द बेस्ट एज फॉर द फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि इस टाइम पे आपके एग्स बहुत हेल्दी रहते हैं, तो बेस्ट है। पर ये एजुकेशन के एरा में हर लड़की 30 के अंदर मैरिज कर रही है, तो आप आई थिंक उनको सबसे पहला काम फैमिली प्लानिंग का ही करना चाहिए, उनको पहले अपनी फैमिली एडवांस करनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए अर्ली 20s इज बेस्ट एज। मैम अगर प्रेगनेंसी लेट हो रही है तो इसका कोई सीरियस प्रॉब्लम है या नॉर्मल हो सकती है ये सब चीजें? अगर किसी को लेट एज में, जैसे अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 के बाद होती है तो उसमें कंजेनाइटल डिफेक्ट्स वगैरह के लिए रूल आउट करते हैं, डबल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर, एंटी स्कैन, ये सब चीज़ें करवाते हैं ताकि कोई बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह हो तो पता चल जाए, क्योंकि ओवम की जो क्वालिटी है वो चेंज होती जाती है अकॉर्डिंग टू द एज, और 40s के अंदर है तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इन डिफेक्ट्स के। तो ये सब चीज़ें हैं, एज के साथ थोड़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। और मैम प्रेगनेंसी के वक्त अगर 9 मंथ से ज्यादा टाइम हो जाता है अगर डिलीवरी का, तो ये नॉर्मल चीज है या अपने को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए? देखिए, अगर किसी महिला के इरेगुलर साइकिल्स हैं, किसी के पीरियड्स 2 2 3 3 महीने में आ रहे हैं, तो उसका हम स्कैनिंग से चेक करते हैं कि उनका कौन सा हफ्ता चल रहा है प्रेगनेंसी का। उस महिला के तरीके से वो प्रेगनेंसी 5 मंथ्स की हो सकती है, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो 3 मंथ्स की हो सकती है। तो वो हम इवेलुएट करते हैं पर पर्सन किस तरीके से है। 40 से 42 वीक्स तक की प्रेगनेंसी वेट कर सकते हैं अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, यूएसजी पैरामीटर सब नॉर्मल है तो। और अगर 9 मंथ कंप्लीट हो गए उसके फिर भी उसके डिलीवरी नहीं हुई तो उस वक्त आप क्या करते हैं? उस टाइम हम चेक करते हैं, अगर उसका सब कुछ सही चल रहा है, गर्भावस्था के दौरान शिशु के अंदर सब कुछ ठीक है, उसका लिकर बोलते हैं, लाइकर अगर एडिक्वेट है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ब्लड फ्लो ठीक है, तो हम थोड़ा और वेट करते हैं। अगर डेट क्रॉस हो गई तो हम इंड्यूस कर देते हैं, दर्द चलाने की दवाइयाँ देते हैं, सब कुछ चेक करते हुए अगर फिजिबल है तो, अदरवाइज सिजेरियन प्लान करते हैं। हर पुरुष को महिला की वुमेन हेल्थ को लेकर कौन कौन सी बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए जो उसको पता होनी चाहिए? देखिए, हर Knowledge. पुरुष को, हर बॉय को एक तो महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में पता होना चाहिए कि एक महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, कितने दिन होती है, उसको कितना इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। वैसे आजकल तो सबको पता होती है हाँ, नॉर्मली। हाँ, पता होती है, पर ये पता होनी चाहिए, बेसिक जी। चीजें हैं ये। और उनका इमोशनल, उनके मूड स्विंग्स, ये सब चीजें हर पुरुष को पता होनी चाहिए महिला के बारे में। मैम प्रेगनेंसी के टाइम में पार्टनर का साथ में होना कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत ही सेंसिटिव फेज होता है, उसमें एक महिला जब जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होती है वो न्यूली वेड भी हो सकती है, मे बी किसी कंसीव्ड विद इन द मंथ, तो उसके लिए वो एक नई फैमिली में सपोर्ट होना, हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस दौरान आपके मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, आपको बेड रेस्ट, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको कुछ खाने की इच्छा होती है, तो वो सब चीज़ें हस्बैंड का सपोर्ट होता है तो इजीली हो जाते हैं। उसके हेल्थ चेकअप्स हैं, जैसे गांव में कहेंगे कि 4th मंथ में पहली सोनोग्राफी करानी है, कहाँ जा रहे हो चेकअप कराने, हम तो गए ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें वो हस्बैंड के साथ मैनेज कर सकती है, लेकिन अगर वो इन लॉज को डिस्क्लोज करते हैं तो उनके फैमिली में डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं तो शी विल गो इजीली थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी। मैम ग्रामीण जगहों पर जो लड़कियां डॉक्टर बनना चाहती है तो उनके लिए आप कोई मैसेज? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको दें,
आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत लगन से एकदम सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है हर फील्ड में आजकल। तो अच्छी अच्छी चीज है, चिकित्सक बनना बहुत अच्छा है, मानवता वाली चीज है ये। कई बार आपको डेफिशिएंसी ऑफ स्लीप, नींद की कमी, ये सब चीजें होती हैं, बट कई बार बहुत अच्छा भी लगता है जो बाकी लोग नहीं फील कर सकते। मैम, अगर आपको ब्यावर की गर्ल से एक मिनट बात करने का मौका मिले तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरी लड़कियों से यही कहना चाहूंगी, पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मैम, वैसे तो डॉक्टर को एक भगवान का रूप माना जाता है, बट अगर उन्हीं डॉक्टर वो अगर कुछ पेशेंट में किसी वजह से कोई अनहोनी हो जाती है तो उसी डॉक्टर को लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं, क्या ये सही है? इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, चिकित्सक पेशा ऐसा है कि वहाँ पे हर कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आया और नॉर्मल ही रहेगा। बीइंग एक चिकित्सक होते हुए चिकित्सक भी की भी मृत्यु होती है, उनकी भी फैमिली वाले एक्सपायर होते हैं, उनके फैमिली में बीमार पड़ते हैं, उनकी भी दिक्कतें होती हैं बहुत सारी। और कोई भी चिकित्सक किसी भी मरीज का कभी भी बुरा नहीं करना चाहता है, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि ये नोबल प्रोफेशन है। ऐसा नहीं, हम जीव चीजों से डील करते हैं, तो कोई भी चिकित्सक कभी भी किसी भी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ओके मैम, एक महिला को प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? देखिए, अगर किसी के रेगुलर साइकिल्स हैं और आपके जैसे हर मंथ एक को आता है ना, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आता है। अगर आप मैरिड हैं सेक्सुअली या फिर अनमैरिड है, सेक्सुअली एक्टिव है, आपके लिव इन रिलेशन से XYZ जो भी है, अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है उस डेट पे, तो आपको नेक्स्ट डे ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स हैं तो आपको अपनी डेट फिक्स नहीं है, तो आपको करते रहना चाहिए। जी मैम, हाल ही में हमने एक न्यूज सुनी थी जिसमें एक महिला थी, वो प्रेग्नेंट है बट उसके पेट में जो बच्चा है वो खुद प्रेग्नेंट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये निशा, ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है, क्योंकि किसी को प्रेग्नेंट होने के लिए पहली बात तो एक स्पर्म और एक ओवम दोनों की जरूरत होती है, और वो स्पर्म और ओवम एक प्यूबर्ट के बाद ही रिलीज होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिटस जो पेट के अंदर है उसी के अंदर होने लग गया। ना तो ओव्यूलेशन होता है, ना ही जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो होती, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है एक ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम या ट्विन प्रेगनेंसीज के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं कि एक ही बैग में 2 फिटस होते हैं, एक सरवाइव कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, इस तरह की चीजें जरूर हो सकती हैं। तो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस पॉडकास्ट पर आए, आपने इतनी सारी नॉलेज शेयर करी और आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत हेल्प होगी इस पॉडकास्ट को सुनकर। सो मैम, बहुत बहुत थैंक यू। मैम, हम इस पॉडकास्ट से होने वाली जो कुछ अर्निंग है वो हम ब्यावर के लोकल डेवलपमेंट में यूज करने चाहते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा कार्य है, और इससे अपने जो हेल्थ है, एजुकेशन है, वो सब प्रमोट होगी। और जो खास के जो लड़कियां, महिलाएं जिनको सपोर्ट की जरूरत है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। देखो, जो एजुकेटेड है, जो वर्किंग है, वो महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं आज के युग में। अगर किसी की एजुकेशन में हेल्प मिल रही है आपके पॉडकास्ट से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, किसी की हेल्थ में बेनिफिट्स हो रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और किसी भी बच्ची को, महिला को कभी भी किसी हेल्थ इश्यूज की जरूरत हो तो आप कभी भी किसी भी चिकित्सालय में जाएं, कभी भी संकोच नहीं करें, क्योंकि आप हेल्थ के लिए अवेयर होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।